Hello everyone, this is Kunal Mandhania, your faculty for Business Laws CA Foundation. अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो I have been teaching business and corporate law since 8 years now and I have been privileged to teach more than 10,000 students as on date. ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके लॉ की तो आपका लॉ कवर होता है पेपर 2 बिजनेस लॉस एंड बीसीआर, ऐसे दो सब्जेक्ट के पेपर 2 में। उसमें बिजनेस लॉ कैरीज 60 मार्क्स and your BCR carries 40 marks. But I'll be teaching you business laws. Yes, आपने 11th 12th में जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड में उसे बोलते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, सीबीएसई में आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, बट थोड़ा बहुत लॉस पढ़ा होगा। बट आई मस्ट टेल यू कि सीए फाउंडेशन में लॉ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मेरी बात मानो तो लॉ में, ठीक है, इस लॉकडाउन में आपको लॉ से लव हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। अगर मैं बात करूं लॉ की तो एक महान आदमी ने कहा है, जो महान आदमी शायद मैं ही हूं। उस महान आदमी ने कहा है कि ये लॉ नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये लॉ नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये मिर्ची की कुल्फी है और चूस के खाना है। आप सोच रहे होंगे कि सर वाहियात शायरी मारी है मैंने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उससे भी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, लॉ आसान नहीं है, ये मिर्ची की कुल्फी है। दिख रही है कुल्फी, लेकिन कुल्फी किसकी है? मिर्ची की है। ठीक है, जो तेज है, तीखी है, टेढ़ी खीर है, तो दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बट उतना आसान नहीं है। एंड उसे आपको चूस के खाना है। चूस के खाना है मतलब आपको पूरी तरह से निगल लेना है। एक बात समझ लीजिए, लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू विल लव लॉ। ठीक है, इट्स जस्ट कि आपको मेरे साथ से, मेरे हिसाब से मेरे साथ चलते रहना है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप साथ साथ करते रहिए एंड लॉ विल बी वेरी इजी। अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन के सिलेबस की क्लास, तो सीए फाउंडेशन में देयर आर 5 एक्ट्स जो हमको पढ़नी है। माइंड यू, एक्ट वर्ड यूज किया मैंने। सी, एक्ट का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। ठीक है, कोई भी लॉ लॉ तब बनता है जब वो एक एक्ट बन जाए। सर कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, किसी भी चीज में हमको एक लॉ लाना है तो पहले उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी बनती है। वो ड्राफ्ट कॉपी को आपको पास कराना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा में। एंड जैसे ही आपको उस कॉपी को, फाइनल कॉपी को परमिशन मिल जाता है प्रेसिडेंट से, कंसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट से, तो वो बन जाता है एक्ट। सो अगर हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लॉ पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक्ट्स की बात करूं जो आपके सिलेबस में है, देयर आर 5 एक्ट्स जो आपको पढ़ना है। इसमें से एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीए में जहां जहां लॉ है, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर में हो या सीए फाइनल में हो, दोज आर बिजनेस लॉस। ठीक है, हमको नॉन बिजनेस लॉस, क्रिमिनल लॉस, सिविल लॉस नहीं पढ़ने हैं। हमको सारे लॉ पढ़ने हैं विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। इसे आप कमर्शियल लॉ भी बोल सकते हो, मर्केंटाइल लॉ भी बोल सकते हो और बिजनेस लॉज भी बोल सकते हो। देयर आर 5 एक्ट्स जो हमको पढ़नी है। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट which deals with basics of contracts. Number 2, पार्टनरशिप एक्ट। जब हम पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, जो गवर्निंग लॉ है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। नंबर 3, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब भी आप कोई चीज को खरीदते या बेचते हो तो वो जो एक्ट उस पर एप्लीकेबल होती है उसे बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नंबर 4 इज योर कंपनीज एक्ट। ध्यान रखिएगा कंपनीज एक्ट का आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। एंड उसके फर्दर सेक्शंस आप इंटर में या सीए फाइनल पढ़ोगे। एंड लास्ट लॉ, लास्ट एक्ट जो आपको पढ़नी है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या है? एक नया कंसेप्ट आया है, अभी अभी 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस विच इज अ मिक्सचर, ठीक है, ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप। कंपनी एंड पार्टनरशिप को अगर आप मिक्स कर दे तो बन जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर आर 5 एक्ट्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इवन पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इन सब कॉन्ट्रैक्ट और जितने भी और कॉन्ट्रैक्ट है पूरे इंडिया में, और जितने भी एक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूरे इंडिया में, इन सब का बेसिक्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट पहले विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमें क्या करना है सर, आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत जल्दी। नोट्स की जरूरत चैप्टर खत्म होने के बाद पड़ेगी, वो कब पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। टिल देन आपको जो भी स्लाइड्स देता हूँ, जो भी मैं लिखने बोलता हूँ, आप पॉज करके उस स्लाइड से आप पढ़ सकते हो। इज इट क्लियर? सो विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जस्ट अ मोमेंट।
तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं थोड़ा सा छोटे से स्क्रीन में चल जाऊंगा और जो मेजर स्लाइड है वो वहां पे कवर हो जाएगी। सो सर, सिंपल सी बात है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे डील करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल दो आपने अपने नॉर्मल लाइफ में कई बार सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, बट टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स। So my first question is, what is a contract? Agar I go with definition of contract, a contract is any agreement which is enforceable by law. A contract is any agreement which is enforceable by law. अब आप बोलोगे सर अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और आपने दो नए वर्ड और साथ में ऐड कर दिए, इट्स एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर अब ये एग्रीमेंट क्या होता है और ये लॉ में एनफोर्सेबल क्या होता है? सी गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। वो समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल छोड़िए, ठीक है, मुझे बताइए, जब भी हमारे दिमाग में ये शब्द आता है एग्रीमेंट, हमको लगता है कुछ तो भी लीगल हो रहा है, या ठीक है, हमें लगता है कि बस कुछ तो राइटिंग में हो रहा है कि एक एग्रीमेंट साइन किया दोनों पार्टीज ने। एक बार बता दो आपको मैं, एग्रीमेंट इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है। अगर मैं आज आप लोगों को पूछूं कि आप में से कितने लोग मेरे साथ आज फुटाला घूमने चलेंगे, ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप में से कितने लोग मेरे साथ फुटाला घूमने चलेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे। याद रखना, जैसे ही आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, जितने भी लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, यानी ऑफर पे एक्सेप्टेंस आ गया, यानी क्या हो गया? एग्रीमेंट। सो व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। जब भी एक ऑफर पे एक्सेप्टेंस आता है तो एग्रीमेंट होता है। देखिए यहां हमारे बीच में भी एक एग्रीमेंट बन गया कि मैं और हमारी पूरी क्लास हम लोग फुटाला जाएंगे। मुझे बताइए इसमें क्या लीगल था, इसमें क्या राइटिंग में था? तो पहले तो ये कंसेप्ट माइंड से निकाले कि एग्रीमेंट मतलब कुछ तो भी लीगल हो रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट इज जस्ट कि टू पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन अ कॉमन टर्म। जब भी दो पार्टी एक कॉमन चीज पे एग्री करती है उसे बोलती है एग्रीमेंट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, बट माइंड यू ये ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब सर ये लॉ में एनफोर्सेबल क्या होता है? लॉ में एनफोर्सेबल मतलब, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट में केस करने का ऑप्शन है। लॉ में एनफोर्सेबल मतलब यहाँ पे कोर्ट में केस करने का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। जिस एग्रीमेंट में कोई प्रॉमिस होता है, अगर किसी पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो सामने वाला पार्टी वो प्रॉमिस को फुलफिल करवाने के लिए उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबल बाय लॉ। धीरे धीरे समझते हैं आराम से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आगे के 15 मिनट 20 मिनट में उसी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, और कौन से एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, कौन सा एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। शुरू करते हैं। सो विल बी डीलिंग विद सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है, जिससे आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। तो हम पहले लिख चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसे समझने के लिए छोटे से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक एक्ट्रेस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैकलिन फर्नांडिस है, और दूसरा एक हीरो है, वो मैं हूं। स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। अपने इस एग्जाम्पल में जैक, मैं हस्बैंड हूं और जैकलिन वाइफ है। क्या एग्जाम्पल के जरिए सही ऐसे सपने हम देख सकते हैं? अदरवाइज देखना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अब मैं दिन भर की क्लासेस लेके अपने घर गया। जब मैं घर गया तो मेरी वाइफ मुझे फूड सर्व कर रही थी, एंड फूड सर्व करते करते एक प्यारा सा गाना गा रही थी, तुले आदे मेनू गोल्डन झुमके। सुना होगा आपने वो सॉन्ग, ठीक है। जब तक वो सॉन्ग्स गा रही थी मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ उसने मुझे पूछा, क्या तुम मेरे लिए गोल्डन झुमके लाओगे? जैसे उसने मुझे क्वेश्चन पूछा क्या तुम मेरे लिए गोल्डन झुमके लाओगे,
मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना। बट जैसे तुमको पता है, एक पति के पास जीवन में ऑप्शन ही क्या होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सोचा और फाइनली मैंने हाँ बोल दिया। पॉइंट समझिए क्लास, ठीक है। मेरे वाइफ ने जैसे ही मुझे पूछा क्या तुम मेरे लिए गोल्डन झुमके लाओगे, उसने मुझे एक ऑफर दिया। मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन थे, हाँ बोलना या ना बोलना। बट जैसे ही मैंने ऑफर में हाँ बोल दिया, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया और हमारे बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक एग्रीमेंट। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, एग्रीमेंट बहुत लीगल टर्म नहीं है। जब भी ऑफर पे एक्सेप्टेंस आ जाता है किसी कॉमन चीज पे, तो उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। नाउ जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं मेरे एंगल से प्रॉमिस क्रिएट हुआ कि हाँ, मैं तेरे लिए गोल्डन झुमके लाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ बिटवीन मी एंड माय वाइफ, ये कौन सा एग्रीमेंट है? सर, ये एग्रीमेंट एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है, घरगुती एग्रीमेंट है, घर वालों के बीच में हुआ है। देयरफॉर दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इसे क्या बोलते हैं क्लास? डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। तो सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? जब भी घर वालों के बीच में होता है, फादर सन के बीच में होता है, फादर डॉटर के बीच में होता है, मदर सन डॉटर के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। माय क्वेश्चन इज, नेक्स्ट डे मैं फिर घर पहुंचा एंड उसके लिए गोल्डन झुमके नहीं लेके आया। तो माय क्वेश्चन इज, क्या मेरी वाइफ मेरे खिलाफ स्यू कर सकती है? स्यू करना मतलब कोर्ट में केस करना। ब्रीच मतलब मैंने अगर प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज अ ब्रीच। कम ऑन, आंसर दो मुझे। क्या मेरी वाइफ मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है अगर मैं उसके लिए गोल्डन झुमके लेके आना भूल गया? आंसर इज, सर ये क्या है, ये है हम आगे देखेंगे। सो पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो है डोमेस्टिक एग्रीमेंट का। उसके मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे फादर ने अपने सन को बोला या फादर ने अपने डॉटर को बोला कि तुम 12th एग्जाम में इतना स्कोर लेके आ जाओ तो हम तुम्हें एक आईफोन दिलाएंगे, ठीक है। 90% के ऊपर स्कोर करके लेके आओ तो आईफोन दिलाएंगे। अगर सन या डॉटर ने उसे हाँ बोल दिया, तो फादर ने ऑफर दिया, सन डॉटर ने ऑफर को एक्सेप्ट किया और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि ये एग्रीमेंट सन और डॉटर या सन और डॉटर और उसके फादर के बीच में हुआ है, यानी घर वाला एग्रीमेंट हुआ है, therefore it is called as a domestic agreement। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इस पे कोर्ट पे केस कर सकते हैं कि नहीं हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल में दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त है रमेश और एक दोस्त है सुरेश। दे आर टू फ्रेंड्स, रमेश एंड सुरेश। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। ऑलमोस्ट हर चीज एक दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन रमेश ने सुरेश से पूछा कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है। सुरेश ये सुन के डर गया, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ दोस्त थे, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल्दो आजकल सब लीगल है, ठीक है, गे मैरिजेस अलाउ है, बट सुरेश के मन में रमेश के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सुरेश रमेश को बोला, अरे अरे तू क्या सोच रहा है, हम लोग सिर्फ दोस्त है, ठीक है, ऐसा कुछ जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे लिए कुछ रिश्ते आए हैं, तो मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है डिसाइड करने के लिए कि यार कौन सी लड़की पसंद करनी है। ये सुन के सुरेश ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर से यहां रमेश ने सुरेश को घर पे चाय पीने बुलाया, उसने ऑफर दिया एंड सुरेश के पास दो ऑप्शन थे, या तो ऑफर को हाँ बोलना या ऑफर को ना बोलना। इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया एंड यू नो, जब भी ऑफर पे एक्सेप्टेंस आता है इट क्रिएट्स अ एग्रीमेंट। तो यहां इनके बीच में क्या क्रिएट हुआ क्लास? एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, इस केस में कौन सा एग्रीमेंट क्रिएट हुआ? आप बोलेंगे सर दो दोस्तों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये घरगुती एग्रीमेंट तो नहीं है, तो क्या ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट होगा? नहीं। याद रखना, जब भी दो दोस्तों के बीच में होता है, ये दोस्त हो गए, ये सोसाइटी हो गई, दिस एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज सोशल एग्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं क्लास इसे? सोशल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स दो दोस्तों के बीच में होते हैं, दूर के पहचान वालों के बीच में होते हैं, दूर के रिलेटिव्स के बीच में होते हैं। दिस एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज सोशल एग्रीमेंट्स। नाउ रमेश ने सुरेश को बुलाया, ठीक है, शाम को उसकी मम्मी ने चाय बनाया,
ठीक है, बिस्किट लाए सुरेश के लिए, बट सुरेश डिड नॉट टर्न अप, सुरेश नहीं गया। कहीं ना कहीं सुरेश ने जब एक्सेप्ट किया था, उसने एक प्रॉमिस क्रिएट किया था कि हाँ भाई मैं तेरे घर पे आऊंगा चाय पीने, और उसने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, प्रॉमिस का ब्रीच किया। माय क्वेश्चन इज, ऐसे केस में क्या रमेश सुरेश के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? सोचो। द आंसर इज, सोचते हैं, देखते हैं बाद में। सो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ सोशल एग्रीमेंट। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया, वो था डोमेस्टिक एग्रीमेंट का। सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके बड़े भाई की शादी थी, ठीक है, रेडिसन में शादी थी, ठीक है, रेडिसन आपको पता है हर चीज बहुत महंगी होती है, 2,000 रुपए प्लेट थाली का था, ठीक है। आपने मुझे रिसेप्शन में इनवाइट किया, बोला क्या सर आप मेरे बड़े भाई के रिसेप्शन में आओगे? अगर मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना, ठीक है। अगर मैंने हाँ बोला और रिसेप्शन में नहीं आया और आपको नुकसान हुआ 2,000 रुपए थाली पर प्लेट का, क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एक पंडित जी है, दूसरा मैं हूं, हाँ वो मैं हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन शेव है, आप पहचान नहीं पाओगे, बट वो मैं हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं ऑफ कोर्स कुणाल सर एंड हमारे पंडित जी है। इस एग्जाम्पल में क्या था, वैसे देखो कस, मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर जाता नहीं हूँ। एक दिन मंदिर में कुछ तो भी महोत्सव था एंड मेरे वाइफ और मेरी मम्मी ने बहुत जबरदस्ती की, तो मैं मंदिर चला गया, ठीक है। मंदिर में गया, मम्मी ने, ठीक है, वाइफ ने कई लोगों से मुझे मिलाया और मुझे पंडित जी से मिलाया कि ये हमारा लड़का है, ये वीपीए में सीए के बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। पंडित जी सुन के बहुत खुश हुए, ठीक है। पंडित जी बोले जजमान आप आज तक क्या कर रहे थे, ठीक है, आपने मंदिर आना चाहिए, ये देखिए मंदिर की दीवार, ठीक है, टूट गई है, 50,000 रुपए कम से कम लगेगा उस दीवार को मरम्मत करने का, ठीक है। आप जैसे जजमान अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सब बातें करते करते पंडित जी ने मुझे पूछा, क्या आप मंदिर के लिए डोनेशन देंगे 50,000 रुपए? जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मेरी वाइफ मेरी तरफ देख रही थी, मेरी मॉम मेरी तरफ देख रही थी, कुछ स्टूडेंट्स के मम्मी पापा आए थे, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे कि सर क्या बोलेंगे। और इस पीयर प्रेशर में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया। फिर से पंडित जी ने मुझे ऑफर दिया कि क्या आप मंदिर को डोनेशन दोगे, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। इससे हमारे बीच में क्या क्रिएट हो गया, एग्रीमेंट। सोचने वाली बात क्लास ये है कि इस एग्रीमेंट में मैंने मंदिर को यानी कोई ना कोई रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेशन देने की बात की है। तो सर ये कौन सा एग्रीमेंट है? याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट ऐड हो रहा है, कहीं ना कहीं डोनेशन देने की बात हो रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं रिलीजियस एग्रीमेंट और चैरिटेबल एग्रीमेंट। क्वेश्चन इज, ठीक है, मंदिर पंडित जी को मैंने मंदिर में प्रॉमिस तो कर दिया कि हाँ मैं 50,000 रुपए डोनेशन दूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेल बजी, मैंने गेट खोला, सामने पंडित जी खड़े थे। उन्होंने मुझे बोला कि जजमान आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि 50,000 रुपए डोनेशन दोगे, लाओ 50,000 का चेक लाओ। मैंने आसपास देखा कोई भी नहीं था, मैंने पंडित जी को अंदर बुलाया और अंदर बुला के गेट बंद किया और जम के, अगली बार मंदिर आया तो पैसे मांगने का नहीं। चलो जो बात की बात है, मैंने एग्रीमेंट जब किया था, एक्सेप्ट किया था कि मैं पंडित जी को डोनेशन दूंगा, कितने का, 50,000 का। माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने पंडित जी को डोनेशन देने से मना कर दिया, अब बताओ क्या पंडित जी मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? इज दिस प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ? क्या वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? सोचो, बताओ मुझे। द आंसर इज, सी, अभी तक हमने तीन एग्जांपल्स देख लिए। एक एग्जांपल था डोमेस्टिक एग्रीमेंट का, एक एग्जांपल था सोशल एग्रीमेंट का, एक एग्जांपल था रिलीजियस या चैरिटेबल एग्रीमेंट का, ठीक है। इन तीनों में हम ये जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो क्या सामने वाला पार्टी कोर्ट में केस कर सकता है या नहीं। कमिंग टू फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल में ये जो दिख रहा है थोड़ा अजीब सा, वो मैं ही हूं, पता नहीं ये फोटो क्यों डाल दी उन्होंने,
एक एग्जाम्पल मैं हूं और ये क्या है, मन्नत। एक घर दिख रहा है मन्नत नाम का। आप सबको शायद पता होगा कि मन्नत जो घर है वो शाहरुख खान का है। प्लस मैं मंदिर गया, मैं मुंबई गया, सॉरी, ठीक है, यही मुंबई में ऐसे ऐसे घूम रहा था। अचानक मुझे एक सुंदर सा घर दिखा। ठीक है, घर का नाम था मन्नत। मैंने किसी से पूछा, पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि शाहरुख खान जी का घर है। पता नहीं क्लास क्या हुआ, घर को देख के मुझे बहुत ही मजा आ गया। लगा यार नहीं, ये घर तो खरीदना है यहाँ पे। तो मैं गया गेट पे, गेट कीपर को बोला, ठीक है, कि यार मुझे शाहरुख खान से बात करनी है, मुझे उनका घर खरीदना है। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं गया शाहरुख खान के पास, मैंने मुझे बोला यार घर तेरा बहुत पसंद आया मुझे, कितने में बेचेगा। ये सुनकर शाहरुख खान जी हंसने लग गए। मैंने बोला 10 करोड़। शाहरुख खान जी और जोर से हंसने लगे। मैं बोला 20 करोड़। शाहरुख खान जी अब भी हंस रहे थे। मैंने बोला 50 करोड़। अब मैंने देखा कहीं ना कहीं उनके चेहरे से हंसी खो गई। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ क्लास, जैसे ही मैंने 50 करोड़ का ऑफर दिया वैसे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर जैसे ही मैंने 100 करोड़ का ऑफर दिया, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया। इस एग्जाम्पल में जब मैंने उन्हें पूछा क्या तुम अपना घर मुझे 100 करोड़ में बेचोगे, मैंने उन्हें ऑफर दिया। उनके पास दो ऑप्शन था, या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना। देखो आप देख सकते हो, उन्होंने हाँ बोल दिया, यानी उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। एज यू ऑल नो, जब भी एक ऑफर पे एक्सेप्टेंस आता है उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। अब सर, हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट देख चुके हैं, हम सोशल एग्रीमेंट देख चुके हैं, हम रिलीजियस या चैरिटेबल एग्रीमेंट देख चुके हैं, ये कौन सा एग्रीमेंट है? जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे घर खरीदने और बेचने की बात हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है। सच एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज कमर्शियल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं क्लास, कमर्शियल। सर कमर्शियल क्यों? फिर से क्योंकि कुछ बेचने और खरीदने की बात हो रही है। जब भी कुछ बेचने या खरीदने की बात होती है, पैसे का लेन देन होता है, उसे हम बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे प्रॉमिस तो किया गया कि हाँ शाहरुख खान अपना घर मुझे बेचेगा 100 करोड़ में। माय क्वेश्चन इज, अगर शाहरुख खान ने अभी तो बोल दिया, बाद में अपने बात से मुकर गया और मुझे घर बेचने से मना कर दिया, क्या मैं शाहरुख खान के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ? कैन कुणाल सर sue SRK फॉर फेलियर टू गिव हिज हाउस? बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ? द आंसर इज, देखते हैं। अभी तक के क्वेस्ट में क्लास मैंने आपको पहले क्या बताया? मैंने बताया अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझने के लिए हम समझते हैं एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स के टाइप क्या होते हैं, एंड व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कोर्ट में केस करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हो हर तरह से जितने भी एग्रीमेंट हमने देखे, हर एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉमिस क्रिएट होता है। जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अपनी वाइफ को कि मैं उसके लिए गोल्डन झुमके लाऊंगा। सोशल एग्रीमेंट में सुरेश रमेश को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे घर पे चाय के लिए आएगा। रिलीजियस एग्रीमेंट, चैरिटेबल एग्रीमेंट में मैं पंडित जी को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए उनको डोनेशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे शाहरुख खान मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो 100 करोड़ मुझे घर बेचेगा। क्वेश्चन है कि ये चारों केसेस में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुई, चारों केसेस में कहीं ना कहीं प्रॉमिस हुआ। अगर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता, क्या सामने वाली पार्टी मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है या नहीं? इस चीज को समझने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझने के लिए एक लास्ट स्लाइड हम देखते हैं। इस स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हम देख चुके हैं। फर्स्ट इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सेकेंड इज सोशल एग्रीमेंट, थर्ड इज रिलीजियस और चैरिटेबल एग्रीमेंट, फोर्थ इज कमर्शियल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इश्यू इज कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन क्या होता है? इट्स ए लीगल वर्ड। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ ना कुछ मिलना। हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पार्टीज को कंसेशन प्रेजेंट है या नहीं, क्या दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है या नहीं? चेक करते हैं। फर्स्ट केस डोमेस्टिक एग्रीमेंट। आप देख सकते हो
इस केस में जब मैंने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं उसके लिए गोल्डन झुमके लाऊंगा, मेरी वाइफ को क्या मिल रहा है? गोल्डन झुमके। मुझे क्या मिल रहा है? ठीक है सर, खाना मिल रहा है, चैन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, बट मटेरियली मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। सो कंसिडरेशन इज एब्सेंट इन दिस केस। अगर हम बात करें सोशल एग्रीमेंट की, सोशल एग्रीमेंट में सुरेश रमेश को प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई तेरे घर चाय पे आऊंगा। मुझे बताइए इस केस में कंसेशन क्या है? सुरेश को क्या मिल रहा है? सर चाय मिल रही है, अच्छा वेरी गुड। और रमेश को क्या मिल रहा है? सर उसका साथ मिल रहा है, डिसीजन मेकिंग मिल रही है, सिलेक्शन मिल रही है। अब देखो कुछ भी मटेरियल नहीं है, यानी यहाँ भी कंसिडरेशन क्या है? एब्सेंट है। तीसरा एग्जांपल हमने देखा था रिलीजियस चैरिटेबल एग्रीमेंट का। उस केस में मैंने पंडित जी को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें चैरिटी में डोनेशन दूंगा 50,000 रुपए का। तो पंडित जी को यहाँ क्या मिल रहा है? 50,000 रुपए। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कंसेशन एब्सेंट है। तो पहले के तीन एग्जांपल में हमने देखा कि डोमेस्टिक सोशल और रिलीजियस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, बोथ द पार्टीज आर नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। वेयर एज इफ वी सी कमर्शियल एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में मुझे क्या मिलने वाला है? सर आपको घर मिलेगा, ठीक है, और एसआर को क्या मिलने वाला है? सर उसको पैसा मिलेगा, 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यू कैन सी बोथ आर मटेरियल, घर भी मटेरियल है और पैसा भी मटेरियल है। इट मीन्स बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स कंसिडरेशन इज प्रेजेंट इन दिस केस। नेक्स्ट इश्यू, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर ये क्या होता है? एक बात बताओ, जब मैं अपने वाइफ के साथ में प्रॉमिस कर रहा था कि मैं उसे, ठीक है, गोल्डन झुमके लेके आऊंगा, क्या यहाँ मेरा लीगल रिलेशनशिप, लॉ वाला, कोर्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था? द आंसर इज नो। जब मैं अपने दोस्त के घर पे या अपने स्टूडेंट के घर पे शादी पे जा रहा था, वहां मैंने हाँ बोला, क्या मेरा इंटेंशन था कि हमें वो लीगल रिलेशनशिप, कोर्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट करना है? नो। जब मैं पंडित जी को डोनेशन दे रहा था, तब क्या मेरा इंटेंशन था कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ तो भी हो रहा है, ठीक है, कोर्ट वाला लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है? नो। यहां पे लॉ में एक प्रिजम्पशन है। सर क्या वर्ड यूज किया? प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ये वर्ड बना है दो वर्ड से, प्री अजम्पशन, ठीक है, प्री मतलब पहले से और अजम्पशन। सर इस प्रिजम्पशन का मतलब क्या? सी, कई जगहों पे कई केसेस में लॉ कुछ प्रिज्यूम करता है, यानी लॉ पहले से मानता है ऐसा है। अब सर क्या लॉ हर बार प्रिजम्पशन के साथ में जाता है? नहीं, लॉ बोलता है इट्स अ प्रिजम्पशन, हम मानते हैं पहले से ऐसा है। अगर आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो, कुछ और प्रूव कर दो, तो हम आपकी बात मान लेंगे, बट अगर आप कुछ और प्रूव नहीं कर पाए देन विल गो विद द प्रिजम्पशन। याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिजम्पशन है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पार्टीज के बीच में वो लॉ वाला, कोर्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, इट्स अ प्रिजम्पशन। वेयर एज कमर्शियल एग्रीमेंट में हम प्रिज्यूम करते हैं कि पार्टीज के बीच में इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज के बीच में देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो इन सब में से क्या कॉन्ट्रैक्ट है? याद रखना, डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? बिकॉज कंसिडरेशन एब्सेंट है एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर सोशल एग्रीमेंट में नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रिलीजियस एग्रीमेंट में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट कमर्शियल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इतने पूरे एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स आर कमर्शियल एग्रीमेंट। सर कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है? जहां पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई चीजें खरीदी या बेची जा रही है, कोई सर्विस दी या ली जा रही है और बदले में पैसे का लेन देन हो रहा है, उसे बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। अब सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है और बाकी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज बाकी एग्रीमेंट्स में हम मानते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब सर भाई भाई के बीच में बंटवारा भी तो हो रहा है, ठीक है, अगर भाई और भाई के बीच में बंटवारा हो रहा है तो यहाँ पे भी तो एक विल साइन होती है।
there is intention to create legal relationship. सर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? I'll say yes, that is a contract. आप बोलेंगे सर क्यों? अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों? वो भी तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इट इज बिटवीन ब्रदर्स. तो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट अगर राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड हो अंडर लॉ तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अदरवाइज डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. हाउएवर इफ दे आर इन राइटिंग, दे आर रजिस्टर्ड अंडर लॉ एंड दे फॉलो सर्टेन लॉज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. बट नॉर्मली domestic social religious agreements are not called contract and commercial agreements are contract. तो आज से याद रखना, Indian Contract Act deals with contracts and contracts with means commercial agreements. यानी Indian Contract Act deals with commercial agreements. जितने भी आपके commercial agreements हैं जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, चीजें खरीदी या बेची जा रही है, those are called as contracts. इससे ठीक है नोट में आते हैं, other agreements are not contracts since there is no intention to create legal relationship. ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. जैसे सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फादर ने सन को प्रॉमिस किया कि अगर वो 90% लेके आएगा तो उसको आईफोन दिलाएगा, जो हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं. ऐसे केस में अगर सन ने 90% लाए और फिर भी फादर ने उसे फोन नहीं दिलाया, क्या सन फादर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो आपको लिखना है नो. ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो तरीका पूरा मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके. बट एज ऑफ नाउ बेसिक आपका आंसर क्या होगा? नो, कि सन कैन नॉट sue फादर एंड रीजन बीइंग बिकॉज दोस आर ओनली डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट में इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. हम मानते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो इन सबको अगर मैं लेके आऊं और एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करूं. अच्छा, बाय द वे यहाँ पॉज करके आप ये पूरा चार्ट लिख सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आगे बढ़ता हूं. अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे आऊं तो फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि सर एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं. वन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. फिर से, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे आपको लीगल सपोर्ट है, यहाँ आपको कोर्ट का सपोर्ट है. अगर यहाँ किसी पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो. तो एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, वन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. हम पहली बात कर चुके हैं, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस डेफिनेशन इज रिटन इन सेक्शन 2H. सर सेक्शंस क्या होते हैं? एक्ट्स के अंदर जितने भी लॉ होते हैं वो सेक्शंस में लिखे जाते हैं. उसमें मेजरली डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है, अर्ली सेक्शंस होते हैं लॉ के. अब सर डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है? सी, हर एक्ट में कई बार एक वर्ड आता है, जैसे चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर इज अ वर्ड. ठीक है. अब सर चाइल्ड लेबर की एज क्या है? आप बोलेंगे सर चाइल्ड लेबर की एज है 18 years. I'll say no. You'll say 17 years. I'll say no. 16 years. No. 15 years. No. 14 years. No. 13 years. No. 12 years. No. सर सारे आंसर गलत है. सारे आंसर सही भी है और गलत भी है. सर ऐसा क्यों? बिकॉज चाइल्ड लेबर की क्या एज होनी चाहिए वो हर एक्ट के हिसाब से अलग अलग लिखी हुई है. इफ आई गो विद डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, तो फैक्ट्रीज एक्ट में चाइल्ड लेबर की एज लिखी हुई है 16 years. Whereas if I go with other acts, किसी एक्ट में 18 years दिया हुआ है, जैसे माइनर के केस में 18 years दिया हुआ है, किसी एक्ट में वो 14 years दिया हुआ है, किसी में 15 years दिया हुआ है. तो होता क्या है, अगर फैक्ट्रीज एक्ट में चाइल्ड लेबर की डेफिनेट एज दी हुई है 16 years, तो वो क्लियरली डिफाइन कर देगा फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर मतलब 16 साल. तो हम जब भी वो एक्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेशन हमको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि उस वर्ड का मतलब क्या है. इज इट क्लियर? तो ऐसे हर एक्ट में आपको डेफिनेशन सेक्शंस मिलेंगे. एक कॉमन परसेप्शन है टीचर्स का, टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डेफिनेशन सेक्शन हमेशा सेक्शन 2 में होता है, बट ऐसा नहीं है. आई विल से वो कुछ इनिशियल सेक्शंस में होता है. 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, इनिशियल सेक्शंस में होगा. बट यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेजर डेफिनेशंस दी हुई है आपके सेक्शन 2 में. सेक्शन 2 में जो, ठीक है, क्लॉज H बोलता है, ठीक है, वो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. बट सर ऐसे भी तो कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. जैसे
हमने देखा था सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं. वन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. याद रखना, वो एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल है, जहां लॉ का सपोर्ट है, ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. Whereas लॉ में ऐसे भी एग्रीमेंट है, ठीक है, जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. दोस्त आर सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस एग्रीमेंट. यहां पे कोर्ट में केस करने का क्लास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सर इससे क्या समझता है? सी, ऐसे कई कंक्लूजन्स है जो हम ड्रॉ करेंगे. एक बेसिक कंक्लूजन समझ लो. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट. बट यू कैन सी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज ऐसे भी कुछ एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लाइक सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, तो इससे जो बेसिक लॉ आपको याद रखना है वो ये है, जो आप इस चार्ट के बाद लिख भी सकते हो. एंड दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि इस सेंटेंस को एलाबोरेट करो कि व्हाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको उसको एलाबोरेट करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं. वन एनफोर्सेबल बाय लॉ, वन नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H में लिखा हुआ है. whereas there are also other agreements which are not enforceable by law. these are social, domestic and religious agreement. फिर आप पूछेंगे कि सर ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? तो आपको लॉ याद है, ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं आज के क्लास का. हमने देखा कि वैसे तो 5 एक्ट पढ़ने हम लोग को, बट हमने शुरू किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और भी बहुत सारे बेसिक्स है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. लिखते कैसे, प्रोसीड कैसे करना है, मैं सब आपको आगे पढ़ाऊंगा. एज ऑफ नाउ हमने शुरू किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लास हमने पढ़ा वो ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H. सेक्शन 2H बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. इससे हमने समझा कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ में एनफोर्सेबल है. लॉ में एनफोर्सेबल है मतलब अगर किसी पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आपको उसके पास कोर्ट में केस करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है. दूसरा, सर ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये समझने के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे. इससे एक बेसिक चीज तो हमको समझ गए सर कि एग्रीमेंट तब होता है जब ऑफर पे एक्सेप्टेंस होता है. जब भी एक ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिल जाए तब क्या बन जाता है? एग्रीमेंट. ठीक है, उसमें हमने 3 टाइप के एग्रीमेंट देखे. जब भी घरगुती एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट. जब भी सोसाइटी, दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, नॉन लोगों के बीच में होता है उसे बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट. जब भी चैरिटी को लेके या रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात होती है और हम कुछ प्रॉमिस करते हैं उसे बोलते हैं रिलीजियस एग्रीमेंट. एंड जब भी पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई चीज खरीदी या बेची जा रही है, उसे हम बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट. याद रखना ये चारों भी एग्रीमेंट्स है, और हमने देखा कि चारों में से पहले 3 केस में कंसिडरेशन नहीं था. नंबर 2, लॉ प्रिज्यूम करता है कि इन तीनों केसेस में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. वेयरएज कमर्शियल एग्रीमेंट में आप देख सकते हो दोनों ही पार्टियों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है. जैसे हम एक बैंक लोन की बात करते हैं. एक बैंक लोन में आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो बदले में पैसा वापस भी दे रहे हो, इंटरेस्ट भी दे रहे हो. तो आपको मिल रहा है पैसा, बैंक को मिल रहा है इंटरेस्ट. यानी दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है. जब भी आप चीजें खरीदते हो, बेचते हो, उससे कमर्शियल एग्रीमेंट. आपको अगर खरीद रहे हो तो आप उसे पैसा दे रहे हो और बदले में वो चीज खरीद रहे हो. यानी both the parties are getting something in return. These are called as commercial agreements, and mind you, commercial agreements are contract. Therefore, Indian Contract Act deals with contracts. It means Indian Contract Act deals with commercial agreements. पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है हमको ये पढ़ना है. नंबर 2, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होता है हमको ये पढ़ना है. नंबर 3, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, खत्म होता है, ये पढ़ना है. और अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया यानी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ऐसे केस में आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है, ये हमको पढ़ना है. दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने समझने की कोशिश की व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. आज के लेक्चर तक आपको ये तो समझ गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट and we are dealing with Indian Contract Act, so we will be dealing with all the commercial agreement.
माइंड यू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद ओनली बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस लेक्चर के एंड तक आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में समझ गया. कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. आपने और एक डिफाइनिंग लॉ समझ लिया यहाँ पे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऐसे भी एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कौन कौन से? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एग्रीमेंट. और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है क्लास? बिकॉज हम यहाँ मानते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सो दैट्स इट फ्रॉम मी इन लेक्चर नंबर 1. ऐसे आगे और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आएंगे जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गया, इट्स अ कमर्शियल एग्रीमेंट. अब हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, यू विल आल्सो हैव माय नंबर, आप उससे मैसेज कर सकते हो मुझे. थैंक यू सो मच.